गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज तीनों शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है और मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारी जो क्लैरिटी है वो रेलवे की तरफ से और टीसीएस की तरफ से बच्चों को मिल चुकी है। कहने का मतलब यह है कि जो बच्चों के मन में डाउट था कि भैया 9th की एनसीईआरटी से आएगा या नहीं आएगा, किसने क्वेश्चंस कहां से आएंगे, ये सारी की सारी जो क्लैरिटी है वो बच्चों को आज मिल चुकी है। अभी बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल हैं और उनके मन में ये चल रहा है, कुछ बच्चे तो लगातार एक ही बात पूछ रहे हैं कि भैया जीके में जो है क्वेश्चंस बन नहीं पा रहे हैं, इसलिए कुछ ऐसा बता दो जिससे कि जीके में कुछ क्वेश्चंस बन जाएं, या भैया कुछ साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स बता दो, मैथ्स के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बता दो जिससे हम करके चले जाएं तो हमारे कुछ ज्यादा नंबर आ जाएं बाकी लोगों की तुलना में। मेरे प्यारे बच्चों उन सारे के सारे टॉपिक्स पे बात करूंगा। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि भैया सेफ अटेम्प्ट कितना रहेगा। देखिए ये जो सवाल है ना, सेफ अटेम्प्ट कितना होगा या सेफ स्कोर क्या होगा, ये अभी डिसाइड नहीं हो सकता है। ये टोटली आपकी शिफ्ट पे डिपेंड करता है। अब जैसे मान लेते हैं मैंने बोल दिया कि 80 रहेगा सेफ अटेम्प्ट, पता चल रहा है कि आपकी शिफ्ट में जीके के ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो आपसे हिल ही नहीं रहे, आपको पता ही नहीं चल रहा कहां से आए, फिर आप 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के चक्कर में जाओगे तो निगेटिव कर दोगे। जबकि अभी जो ट्रेंड दिख रहा है, मैं अगर आप लोगों को ट्रेंड बताऊं तो कुछ लड़कों ने अभी बताया कि भैया उनका कितना कितना अटेम्प्ट रहा है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करते हूं। अगर आप देखेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों कुछ इस तरीके का डेटा है कि अगर किसी बच्चे ने एक बच्चा है जो 85 अटेम्प्ट किया है, जिसमें से बता रहा है कि भैया साइंस में उसने 19 अटेम्प्ट किए हैं, और इसी तरीके से जीके के अंदर जो है उसने 12 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं लेकिन सही होने की संभावनाएं 8 है। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों जो उसका मैथ्स का अटेम्प्ट है वो 20 है। तो मतलब आप ये मान के चलिए कि ज्यादातर जो बच्चे हैं वो रीजनिंग तो पूरी पूरी बना ले रहे हैं, क्योंकि रीजनिंग जो है वो आप लोगों का जो 2024 के एग्जाम्स हुए हैं एएलपी और टेक्नीशियन के, वहीं से आई है। बाकी मैं डायरेक्टली आपको लेके चलता हूं उन टॉपिक्स के ऊपर ही जहां से क्वेश्चंस आए हैं, उस पे आप लोगों को पता चलेगा कि कहां से क्वेश्चंस आए हैं। उससे पहले कुछ चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, जैसे कि आप लोगों की जैसी भी तैयारी है, सबसे पहले तो आप अपने पेपर को जब स्टार्ट करें तो अपने भगवान का नाम लेके स्टार्ट करें। मिनिमम 2 राउंड मारने की कोशिश जरूर से जरूर करें। सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है बच्चों को पूरा पेपर ना देख पाना, आप लोग पूरा पेपर ही नहीं देख पा रहे हो। और रीजन यही है कि पहले कोई रीजनिंग करने में घुस जा रहा है, कोई मैथ्स करने में घुस जा रहा है, आपका सारा का सारा टाइम उसी में खत्म हो जा रहा है। मैंने आप लोगों से कहा आप पहले नंबर पे मैथ्स और साइंस को करिए, वो साइंस को, और पहले नंबर पे साइंस और जीके को करिए। होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा नहीं होगा, कम से कम टेंशन तो खत्म होगी। स्टार्टिंग के 30 मिनट के अंदर 35 मिनट के अंदर ही आप लोगों का ये सारा का सारा काम निपट जाएगा। आपके पास 1 घंटे का समय बचेगा। उस 1 घंटे के समय में बड़े ही आराम से आप अपनी पहले रीजनिंग निपटाइए, क्योंकि रीजनिंग बहुत आसान है, हलवा है और नंबर तो सबका बराबर ही मिलना है। आप मैथ्स का डिफिकल्ट क्वेश्चन करें या फिर रीजनिंग की डिफिकल्ट पजल करें, और इनकी तुलना में अगर आप कोई आसान क्वेश्चन भी करेंगे तो नंबर तो बराबर ही मिलेगा। इसलिए स्मार्ट बच्चे जो हैं वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस को, जो पजल टाइप के क्वेश्चन है, उनको पहले छोड़ के आगे बढ़ते हैं और फिर बाद में जब उनके पास समय बचता है दूसरे राउंड में वो उन क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन है, आप मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों ऐसे जो बड़े क्वेश्चंस हैं उन पर आप लोगों को बाद में समय देना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग पहले आप लोगों को समय नहीं देना है। टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा काम का ख्याल रखना है। जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, सबसे बड़ा इश्यू जो हो रहा है वो टाइम का ही हो रहा है। इसके अलावा डिफिकल्ट क्वेश्चन से कभी भी लड़ना नहीं है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आप लोगों को दिख रहे हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे होते हैं, जैसे कि सीटिंग अरेंजमेंट में 7 लोग बैठा रखे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, बाद में करूंगा, हो तो जाएगा लेकिन टाइम लेगा, तो ये क्वेश्चंस बाद में करने का है। आप इस एक क्वेश्चन के चक्कर में, पता चला आपने 1 से 1.5 मिनट लगाया और आपसे ये क्वेश्चन भी नहीं हुआ, इसके चक्कर में एक तो पीछे के क्वेश्चन छूट गए और ये क्वेश्चन भी नहीं हुआ, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। इसलिए आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। डिफिकल्ट क्वेश्चन से कभी भी लड़ना नहीं है। फर्स्ट राउंड में पजल, सीटिंग अरेंजमेंट जैसे क्वेश्चंस छोड़कर आगे बढ़े, इन्हें दूसरे राउंड में अटेम्प्ट करें। ये बात ध्यान रखना है। कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं ये टोटली आपकी शिफ्ट डिसाइड करेगी कि आपकी शिफ्ट कैसी है। हो सकता है कि अगर यहां से हम बता दें कि भाई साहब आपको 70 अटेम्प्ट करना है और वो शिफ्ट बहुत आसान हो, आप 70 के चक्कर में रह जाएं, पता चल रहा है वहां की कट ऑफ 85 जा रही है, तो आपको आपकी शिफ्ट बताएगी कि कितना अटेम्प्ट करना है। बाकी आपने पढ़ाई की है तो आपको पता ही होगा। इसके अलावा एनालिसिस को मिस ना करें। देखिए क्वेश्चंस भले ही पता ना चले
लेकिन एनालिसिस से ये आइडिया मिलता है कि किन टॉपिक्स पे जा रहे हैं, कौन से चैप्टर्स पूछे जा रहे हैं। और ये भी बहुत बड़ी चीज होती है, समझदार के लिए इशारा काफी होता है। जो आप फालतू की चीजें पढ़ रहे होते हैं उनको आप छोड़ देते हैं, लास्ट टाइम तक पढ़ते ही ना रहें। इसका मतलब यह है कि पता चल रहा है एग्जाम हॉल से पहले भी पूरी जान लगाए बैठे हो कि ये भी करना है, ये भी करना है, उसके चक्कर में काम खराब हो जाता है। इसके अलावा तुक्का ना मारे। अगर तुक्का मारने की आवश्यकता हो, देखो सबसे पहली बात तो कभी तुक्का मारना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। लेकिन हर क्वेश्चन आता नहीं है, इसलिए तुक्का कब नहीं लगाना है, जब चारों ऑप्शंस में से एक भी ना पता हो तो तुक्का मत मारना। स्पेशली जीके में तुक्के मत मारना। उस क्वेश्चन में बिल्कुल भी तुक्का नहीं लगाना है जिसको आपने पहले कभी देखा ही ना हो। ऐसा कोई क्वेश्चन जिसे आपने कभी पहले देखा ही नहीं है, उसमें तुक्का नहीं मारना है। मैथ्स या रीजनिंग के क्वेश्चंस को बिना समझे हुए तुक्का नहीं मारना है। इसके अलावा साइंटिफिक तुक्का कब लगाना होता है और क्या इससे मार्क्स बढ़ जाते हैं? हाँ, निश्चित तौर से साइंटिफिक तुक्का अगर कोई बंदा मार रहा है तो उससे मार्क्स बढ़ जाते हैं। साइंटिफिक तुक्के का क्या रूल है? साइंटिफिक तुक्के का पहला रूल यह है कि अगर आपको कहीं शक है 50-50 का, देखिए तो यहां पर आपकी संभावनाएं होती है 50% कि आपका क्वेश्चन सही होगा, और गलत होने की संभावना होती है 1/3। इसलिए ऐसे केस में आप रिस्क ले सकते हैं। सबसे ज्यादा एक्सप्लेनेशन अगर किसी क्वेश्चन में दिया है, आप कोई क्वेश्चन देखें, उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन में जहां पे सबसे ज्यादा एक्सप्लेनेशन होगा, ज्यादातर पॉसिबिलिटी होती है एक्सप्लेनेशन का मतलब सबसे लंबी जो लाइन होती है, मैक्सिमम केसेस में आंसर वही होता है, क्योंकि एग्जामिनर खुद चाहता है कि आप क्वेश्चन के आंसर को समझें। इसलिए ऐसे केस में आप तुक्का मार सकते हैं। जब कम टाइम, देखिए सबसे पहली बात तो बता दूं, बच्चे कहेंगे कि भैया आप तो तुक्का मारना सिखा। मैं तुक्का मारना नहीं सिखा रहा हूं। जिसको क्वेश्चन आता है वो तुक्का क्यों मारेगा, वो तो सोल्व करेगा ना। लेकिन जब आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप जो भगवान का नाम लेके ए बी चुनते हैं, उससे 100 गुना अच्छा है कि आप साइंटिफिक गैस करें। यानी कि वो जो आप ए बी लगा रहे हो, उससे 100 गुना अच्छा है कि आप इन चीजों को देख के अगर तुक्का मारोगे तो वो सही होने के चांसेस हैं। पहली प्रायोरिटी तुक्का नहीं मारना होता है, लेकिन जब आपको मारना ही है तो इसके बेस पे मारिए। जब कम टाइम बचा हो और माइंड काम ना कर रहा हो, तब आप क्या कर सकते हैं? तब आप अप्रोक्सीमेशन मेथड के दम पे तुक्के लगा सकते हैं। नेक्स्ट है पुरानी नॉलेज एंड मेमोरी टेक्निक्स के बेस पे भी तुक्के लगाए जाते हैं। पुरानी टेक्निक्स, पुराने मेमोरी क्या मतलब? जैसे आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, आपके दिमाग में स्टिक कर गया, इसका आंसर ये होगा। वो जो आपका माइंड है वो उस चीज को कैच करता है जो आपने कभी पहले पढ़ी थी, तो इसलिए हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपका सही हो। तो आपके दिमाग ने जो, लेकिन बाद में क्या होता है, उस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाता है, आप लगा के आ जाते हैं दूसरा, बाद में पता चलता है जो पहले सोचा था वही आंसर था। पुरानी नॉलेज एंड मेमोरी टेक्निक्स, जब कैलकुलेशन का टाइम ना हो तब यूनिट डिजिट अप्रोक्सीमेशन मेथड का यूज करना होता है। कई जगह पे ऐसा होता है कि भाई साहब, कोई मान लेते हैं दशमलव में जोड़ने का क्वेश्चन था, आप पाएंगे कि उसको अगर शॉर्ट ट्रिक के रूप में, यानी कि सिर्फ यूनिट डिजिट के रूप में जोड़ लें, तो पता चल रहा है कि आंसर में सिर्फ एक ही ऑप्शन में जुड़ रहा है और लास्ट में वो आ रहा है, आंसर हो गया। मतलब बहुत ही अच्छे से आप कर सकते हैं अगर आपको ये मेथड यूज करने आते हैं तो। ट्रिगोनोमेट्री में 0 या 1 ऑप्शन, अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन नहीं हो रहा है और आपको तुक्का मारना पड़ जाए, तो 0 जब आंसर लगाना होता है, अगर कहीं प्लस माइनस का है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कुछ दे रखा, ऐसे केस में अगर तुक्का मारना पड़ रहा है तो आप 0 को मार सकते हैं, 0 को, क्योंकि प्लस माइनस में 0 आता है। लेकिन अगर कोई चीज गुणा और भाग में दी हुई है, उस समय पे आप एक तुक्का मार सकते हैं, उसकी संभावनाएं ज्यादा होती हैं, लेकिन तुक्का मारना सही नहीं होता है, ये बार बार मैं समझा रहा हूं। अतिशयोक्ति सेंटेंस रेयरली ही सही होते हैं। कहीं पे रीजनिंग में दिया हुआ है, कथन निष्कर्ष में, या कहीं भी अतिशयोक्ति लग रही है आपको कि यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बात कर रहा है, तो वो चीजें हमेशा गलत होती हैं। मतलब वो उनके सही होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मिलान वाले क्वेश्चंस में ऑल ऑफ द एबव जो होता है ऑप्शन, उसके 70% से ज्यादा चांस होते हैं कि वो सही होगा। इसी के तरीके से जो नोटा होता है उसके चांस होते हैं कि वो नहीं होगा सही। समझ आ रही है? और बी एंड सी ऑप्शंस बहुत सारे केसेस में सही माने जाते हैं, क्योंकि पहले नंबर पे वो आंसर नहीं देना चाहता। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो मैंने आप लोगों को बताए। अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स पे कि हम लोगों को किन चीजों से पढ़ना। देखिए, पहले भी एनसीईआरटी 2024 में जो पेपर हुए हैं छप के आई है। बच्चों ने पहले भी बताया है कि यही छप गया था भैया। ठीक इसी तरीके से इस बार भी आप लोगों को जो एनसीईआरटी की मार्किंग मिली है
मैं इस चीज को पूरे दावे के साथ कह सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि आपकी एनसीईआरटी के एक एक चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैथ्स में, रीजनिंग में बात करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोगों को जीके के कुछ टॉपिक्स बता दूं जिससे कि आप लोगों को आसानी हो, क्योंकि जीके में आप लोगों का मन अभी इस समय पर इतना ज्यादा डावाडोल है, आप लोगों को लग रहा है कि यार भैया मेरे को क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जीके में करंट अफेयर्स का ही इंपॉर्टेंट रोल है, यानी कि सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स ही आ रही है और इस करंट की जो मार्किंग है वो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाई हुई है। तो अगर आप इस करंट को पढ़ रहे हैं तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि 20 में से 20 क्वेश्चंस बना लोगे, लेकिन 6-7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन बड़ी आराम से बच्चे बना ले रहे हैं। और इसमें भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप लोग यहां पर देखिए। भारत में पहली बार जो भी कोई काम हुआ है तो इसमें एक चैप्टर है भारत एवं विश्व में प्रथम, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसको आप कवर करें। जो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, अपॉइंटमेंट हुए हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अवार्ड, जितने भी अभी लेटेस्ट अवार्ड हैं जो 2025 के हैं, स्पेशली जो जीके आ रही है मेरे प्यारे बच्चों, बच्चों ने बताया है कि जनवरी से लेकर जून तक की जो जीके है उसमें ज्यादा फोकस है उसका। लेकिन मैं आपको बता दूं, जनवरी जून नहीं, आप लोगों के पिछले जनवरी से लेके, यानी कि इस जनवरी से लेके 2025 की जनवरी से लेके सितंबर तक के क्वेश्चंस हैं। इसलिए आप लोग सितंबर तक देखिए। जनवरी जून बच्चों को क्यों लग रहा है, वो इसलिए लग रहा है क्योंकि कुछ बड़े इवेंट उस टाइम पे हुए हैं, इसलिए वो वहां से क्वेश्चंस पूछ रहा है। अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं है कि जनवरी जून से आ रही है। इस साल 2025 की सारी जीके नवंबर को अगर छोड़ दिया जाए तो अक्टूबर तक का जो अपडेट है, सितंबर तक का जो अपडेट है, जनवरी से सितंबर तक की जीके आप लोगों को बहुत अच्छे से कवर करनी है और इस बुक के अंदर वो बहुत अच्छे से दी हुई है। तो आप इस बुक की जो मार्किंग है उसको पढ़ें, आपको उसके चांसेस हैं कि आपके क्वेश्चंस फंस जाएं और मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीजें हैं वही पूछी जा रही हैं। इसलिए आप उन चीजों को जरूर से जरूर कवर करें। उसमें कौन कौन से टॉपिक्स है, तो आप लोगों के इंपोर्टेंट इंडेक्सेस हैं। क्या इंपोर्टेंट इंडेक्सेस, जितने भी ये खेल संबंधित जीके है ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। मोदी जी ने किसी नई योजना को अनावरण किया किसी राज्य के अंदर, ये इंपोर्टेंट है। मोदी जी को जो अवार्ड मिले हैं वो अभी नहीं पूछे गए हैं, लेकिन आगे पूछ लिया जाएगा। 110% आपको पूछा जाएगा, ये लिख लीजिए आप। इसी के साथ साथ ओलंपिक से अभी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हो, भले ही 2024 का इवेंट है तब भी आपसे ओलंपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि वो इवेंट जो है वो बहुत बड़ा इवेंट है। इसी तरीके से मिलिट्री एक्सरसाइजेस से, भारत सरकार की योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस, और इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप से रिलेटेड क्वेश्चंस, चाहे वो महिलाओं का वर्ल्ड कप हो चाहे वो पुरुषों का वर्ल्ड कप हो। नवीन किताबें और पुस्तकें जो भी लिखी गई हैं, नई पुस्तकें, वो भी आपसे पूछी जाती हैं। 1 से 2 क्वेश्चंस आपको इस पेज से मिलेंगे कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, इसको भी आप अच्छे से कवर कर लें। इसके अलावा थीम भी पूछिए, थीम वो भी इंपॉर्टेंट है। और मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों से ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड, राम मंदिर से रिलेटेड, नए संसद भवन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। प्रमुख खेलों के जो शुभंकर होते हैं मस्कट, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। और आप लोगों को बात करें, ये जो अवार्ड सुन रहे हो आप, बुकर पुरस्कार, इंटरनेशनल बुकर अवार्ड, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, लेटेस्ट 2025 वाले या लेटेस्ट 2024 वाले, जो भी लेटेस्ट अवार्ड है वो आप लोगों से पूछा जाना है। इसी तरीके से जो मूवीज के अवार्ड हैं, नोबेल प्राइज हैं, वो आपसे पूछे जाएंगे। ऑस्कर अवार्ड हुआ, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, ये सारे के सारे अवार्ड पूछे जा रहे हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से रिलेटेड आप लोगों को बताया था, वो क्वेश्चंस भर भर के आया है और आगे भी आएगा, इस बात को याद रखें। इसी के साथ साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस कि भाई साहब अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहां है, इसका हेडक्वार्टर कहां है, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये भी आप लोगों से पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊं तो कुछ चर्चित निधन और फेस्टिवल, ये भी आप लोगों से पूछे जाएंगे। भारत का जो स्थान है वो कौन सी चीज में क्या है, जैसे कि गन्ना उत्पादन में भारत का क्या स्थान है, कोयला उत्पादन में भारत का क्या स्थान है, या भारत की जगह कौन प्रथम है पूरे वर्ल्ड में, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो इन टॉपिक्स को आप तैयार रहें। गवर्नमेंट की स्कीम्स, इंपोर्टेंट डेज, ओलंपिक, नोबेल, फुल फॉर्म्स, इंपोर्टेंट प्लेयर और उनकी स्टेट्स, न्यू बुक, सीएम, गवर्नर, इंडेक्सेस, बजट, ये आपको करना ही करना है।
अभी स्टैटिक जीके नहीं पूछी जा रही है, तो उसको आप छोड़ दीजिए। बाकी बात करता हूं मैं आप लोगों के जीके की। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर मैं आपको दिखा दूं, ये आप लोगों का ये सिलेबस है, इस चीज को देखिए, यहां पर ये सिलेबस है हमारा। सबसे पहले आप देख लेते हैं 9th की एनसीईआरटी। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं अभी भी बोल रहा हूं आप लोगों को, बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि पेपर पता नहीं कहां से बन रहा है, कि भैया कुछ एक बच्चा कह रहा था भैया वो क्वेश्चन आ रहे थे रिन्यूएबल एनर्जी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, वो कहां से आ रहे हैं, वो तो भैया सिलेबस में ही नहीं है, हमने तो कहीं नहीं पढ़े वो। ये जो चैप्टर है ना मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग अगर इस चैप्टर को देखेंगे, ये जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर है यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ये आप लोगों का जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर है ना, ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इससे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। और इसी के साथ साथ इन्वायरमेंट से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कई लड़के कह रहे हैं भैया फूड चेन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो आप लोगों का आर इन्वायरमेंट और फूड रिसोर्सेज, ये वाला जो चैप्टर है हमारा इंप्रूवमेंट इन आर फूड रिसोर्सेज, यहां से भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। साउंड से भी जो वेव वाला क्वेश्चन था वो यहीं से बना है। वर्क पावर एनर्जी से 1 से 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ग्रेविटेशन के अंदर मैं आप लोगों को बता दूं, जो प्रेशर वाला क्वेश्चन बच्चा बोल रहा है कि प्रेशर का क्वेश्चन आया था, तो वो मेरे प्यारे बच्चों यहां से आया था, ग्रेविटेशन से। इसी तरीके से फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, मोशन से भी क्वेश्चंस आए हैं। और यहां पर जो एक चैप्टर होता था 7th, ठीक है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो हमारे यहां हट चुका है। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल, कोशिका से रिलेटेड क्वेश्चंस और टिश्यू ऊतक से रिलेटेड क्वेश्चंस ही आने हैं। आप लिख लीजिएगा, इन दोनों चैप्टर से भर भर के क्वेश्चंस आज भी आए हैं, आगे भी इन्हीं से आएंगे, क्योंकि ये ऑफिशियल एनसीईआरटी का सिलेबस है। ये देख सकते हैं आप, एनसीईआरटी का ये ऑफिशियल सिलेबस है। हमारे आसपास के पदार्थ, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, जिसके अंदर आप यौगिक के बारे में पढ़ते हैं, समस्थानिक, संभारिक, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, इनके बारे में आप लोगों को पढ़ाया जाता है। यौगिक के बारे में पढ़ाया जाता है, मिक्सचर के बारे में पढ़ाया जाता है, किण्वन के बारे में पढ़ाया जाता है, और बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर, वो आप पाएंगे। ठीक है, टिंडल इफेक्ट के बारे में, एटम्स एंड मॉलिक्यूल के बारे में आप लोगों से पूछा गया, और स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, जिसमें आप पाएंगे कि थॉमस का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, इसी के अलावा मेरे प्यारे नील्स बोर का मॉडल, ये सारे के सारे जो मॉडल्स हैं वो आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के अंदर मिलेंगे, और ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो है 10th की एनसीईआरटी का। और जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी जो पीडीएफ थी उसमें भी दिखाया कि पिछली बार भी भर भर के जो क्वेश्चंस आए हैं वो मेरे प्यारे बच्चों केमिकल रिएक्शन से आए हैं। तो मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूं कि आज भी जो पेपर हुआ है उसमें केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चंस थे, और वही क्वेश्चंस थे जो आपने पीडीएफ में पढ़े, यानी कि उसके अंदर जो पीडीएफ में बैलेंस करने के लिए इक्वेशन दी हुई थी, तो यहां पर भी बैलेंस करने के लिए आज की शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया। इसी के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों जो पहला टॉपिक है जिसमें एक्सपेरिमेंट करा हुआ है मैग्नीशियम रिवन वाला, वो भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो आपके एनसीईआरटी से ही हैं, और एसिड एंड बेस से भी क्वेश्चंस है, मेटल्स एंड नॉन मेटल से भी 1-2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, कार्बन से भर भर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन तक कन्वर्ट तक पहुंच जा रहे हैं कई बार। लाइफ प्रोसेसेस से भी क्वेश्चंस आए हैं, और हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस और हेरिडिटी, यानी कि जो मेंडल उंडल के नियम है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी इन चैप्टर से पूछे गए। इसी के अलावा रिफ्लेक्शन से जो प्रतिबिंब बनते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, दर्पणों से रिलेटेड क्वेश्चंस वो भी आए हैं। और 11वें चैप्टर में अगर मैं बात करूं तो अभी भले ही क्वेश्चन ना आया हो 11वें चैप्टर से, लेकिन आगे आप लोगों को 110% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इलेक्ट्रिसिटी से आप लोगों के रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस, रेजिस्टेंस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स, कि तार को खींच दिया जाता है, एक तार का प्रतिरोध इतना कर दिया जाता है, लंबाई इतनी है, प्रतिरोध किस किस चीज पर डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस यहां से बन रहे हैं। फेराडे के नियम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड बन रहे हैं, और इन्वायरमेंट से जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो आर इन्वायरमेंट, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। और यही जो चैप्टर्स हैं आप पाएंगे, आप दुनिया की कोई किताब पढ़ लो, अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो निश्चित तौर से आप लोगों को परेशानी होगी, क्योंकि जो किताबें छपी हुई हैं उनके अंदर दुनिया के सारे सब्जेक्ट डाले, मतलब सारे चैप्टर्स डाले हुए हैं, क्योंकि वो तो पॉपुलर किताब बनानी होती है तो उसमें सब कुछ डाला जाता है, जबकि आपके सिलेबस में जो चैप्टर्स हट चुके हैं उनसे भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। इधर मेरे प्यारे बच्चों यहां से सस्टेनेबल मैनेजमेंट से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, ऊर्जा के सोर्स और एनवायरमेंट से ही क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। इधर हम बीमार क्यों होते इससे भी क्वेश्चन नहीं था।
इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों नेचुरल रिसोर्सेज से भी क्वेश्चंस नहीं है। तो जो आपके सिलेबस में है सिर्फ और सिर्फ उसी से, इंप्रूवमेंट इन आवर फूड रिसोर्सेज, इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं, साउंड से क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब जो सिलेबस में है बस उसी से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके अलावा कहीं और बाहर से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के सिलेबस में मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस कहां से भर भर के आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए 2024 एएलपी और टेक्नीशियन और जेई के पेपर में जिन टॉपिक्स को टच किया गया था वो टॉपिक्स हैं ये एनालॉजी, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस। इनसे ये जो पहले नंबर पे लिखा है आप ये मान लीजिए इसी का है सबसे बड़ा वेटेज। ये सिलेबस है आपका और आपके यहां लगभग लगभग मैं कह रहा हूं 7 क्वेश्चंस तक इन चैप्टर से आ रहे हैं। एनालॉजी, अल्फाबेटिकल सीरीज, लगभग अल्फाबेटिकल सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग नंबर सीरीज से ही 4 क्वेश्चंस आ जा रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चंस। इसके अलावा एनालॉजी से 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग एंड सिमिलैरिटी डिफरेंसेस से 3-4 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो 7 से 8 नंबर का वेटेज सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली चीजों का है। इसके अलावा मैथमेटिकल ऑपरेशन आपके सिलेबस में है, वहां से भी क्वेश्चन था, रिलेशनशिप से भी क्वेश्चन था। अभी सिलॉक्स से भले ही क्वेश्चन ना हो लेकिन आगे आप लोगों के क्वेश्चंस डाले जाएंगे। इसके अलावा डेटा सफिशिएंसी, कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट, अभी नहीं है ज्यादा क्वेश्चंस, लेकिन आगे आप लोग पाएंगे कि क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। अभी सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो ऊपर की जो लाइन है सिलेबस की, और इसके अलावा एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, क्लासिफिकेशन और डायरेक्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसी के साथ साथ आप लोगों को जो नॉन वर्बल रीजनिंग होती है, डायग्राम वाली, चित्रों वाली, वो अभी नहीं पूछी गई है। बात कर लेते हैं मैथ्स में। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं। वर्ड मास से रिलेटेड 1 क्वेश्चन, डेसिमल से और फ्रैक्शन से 1 क्वेश्चन आ रहा है, स्क्वायर रूट से कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, अभी इसका कुछ नहीं है, लेकिन एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन देखा गया है। अच्छा खासा क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ से भी देखने को मिले हैं। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। और ये जो पोर्शन है परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एंड सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे टोटल अगर बात करें तो 2 क्वेश्चन तो सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज से आ रहे हैं। एक क्वेश्चन सीआई एसआई का आ रहा है, या तो सीआई आ जा रहा है या एसआई आ जा रहा है, और दूसरा जो क्वेश्चन है वो आप लोगों का मेरे प्यारे बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस से देखने को मिल रहे हैं, कई बार 1 और कई बार 2। तो इसका जो वेटेज है काफी अच्छा खासा है, इसलिए आप इन टॉपिक्स को देख के जाएं। एलिमेंट्री स्टैटिक्स में बहुलक से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो बहुलक से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया हुआ है आज, तो आगे माध्यका से रिलेटेड भी आ सकता है। और इसके अलावा आप लोगों का मीन से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट है, जैसे कि पहले भी आप लोगों को पता है कि टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जो है वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में पहले शिफ्ट में 1 ही क्वेश्चन था, लेकिन अगली शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो ट्रिगोनोमेट्री का वेटेज यहां पर बढ़ गया है। और बाकी मेंसुरेशन से फर्स्ट शिफ्ट में 3 क्वेश्चंस थे, 2 से 3 क्वेश्चंस, लेकिन सेकंड शिफ्ट में ओनली 2 ही क्वेश्चन थे, थर्ड शिफ्ट में शायद 2 क्वेश्चन थे। तो इस तरीके से आप लोगों का ये वेटेज है। तो मेरे प्यारे बच्चों लगभग लगभग, और क्लॉक एंड कैलेंडर से अभी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आगे क्वेश्चंस देखे जाएंगे जरूर से जरूर। और वो जो होता है नेचुरल संख्याओं का योग, जब आप लोग पढ़ते हैं ना नेचुरल संख्याओं का योग n+1/2 होता है, इसी तरीके से आप पढ़ते हैं कि भैया नेचुरल संख्याएं हैं और उनके स्क्वायर का क्या योग होगा, तो आप पढ़ते हैं n और n+1, 2n+1, जो भी फॉर्मूला अपॉन 6। तो इस तरीके से जो फॉर्मूलाज है वो सारे के सारे फॉर्मूलाज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और वो क्वेश्चंस बने हैं, आपसे पूछे जाने हैं। समझ रहे हो आप जो मैं बता रहा हूं? तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिलहाल के लिए मेरा अंतिम सजेशन यही है, पेपर को लास्ट तक घूमना आपकी प्रायोरिटी होना ही चाहिए। और जो टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करवाए गए हैं उन टेस्टों को आप जरूर से जरूर लगाइए, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों अगर आपने टेस्ट नहीं लगाए, 1 से 2 भी टेस्ट नहीं लगाए, तो आप लोग कहीं ना कहीं परेशान रहोगे। दूसरी जो चीज है, ये आप लोग भले ही कुछ भी कहते रहो, लेकिन जो ये पीडीएफ आप लोगों की है, ये जो पीडीएफ है, लास्ट में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बोर लगता है, तो आप जा सकते हैं। ये जो पीडीएफ है, आप इस पीडीएफ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने कह रहा हूं ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जाके देख लीजिए आज क्वेश्चन आए कि नहीं आए। ये देखो, वायु प्रदूषण से प्राकृतिक स्रोत क्या है, ये वही क्वेश्चंस हैं जो 2000 उसमें पूछे गए। जाइलम फ्लोएम से रिलेटेड आज भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। एल्कीन का फॉर्मूला हो, एल्काइन का फॉर्मूला हो, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों से पहले भी पूछी गई हैं, आगे भी पूछी जाएंगी। तो भैया अपना जो ये क्वेश्चंस हैं आप इससे ना करें, आपको लग रहा है कि ये पीडीएफ से नहीं करना है हमें, आप जहां से मन करता है वहां से करें, लेकिन इन क्वेश्चंस को जरूर से जरूर करें। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और बच्चों ने बताया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं,
और जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो आपका पहला कर्तव्य है कि आप किसी की भी, जैसे कहते हैं ना एज एक्सपेक्टेड ये क्वेश्चन करा रहे हैं, तो एक्सपेक्टेड से अच्छा है कि अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो, बहुत सारे क्वेश्चंस। अच्छा ये बताओ, आपको लग रहा है कि नया क्वेश्चन क्या बनेगा? 99 शिफ्ट हुई हैं, अगर 100 शिफ्ट मानी जाए और हर जगह पे आपके मान लेते 25 क्वेश्चन साइंस के माने जाए तो 2500 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 10th की एनसीईआरटी से टीसीएस ने बना के दे दिए तुम्हें ऑलरेडी 2500 क्वेश्चन। इसके अलावा आपको और क्या करना है? 2500 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो? आपके यहाँ 13 चैप्टर्स हैं कुल, और मैं कह रहा हूं चलो 15 चैप्टर्स भी मान लिए जाए, 15 चैप्टर्स भी, तो 2500 को अगर डिवाइड करोगे आप 15 से, तो एक चैप्टर से लगभग 100-150 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक चैप्टर से 100-150 क्वेश्चन तो आपकी पीडीएफ के अंदर है, तो इससे ज्यादा और करने की आवश्यकता क्या है? मुझे ये बताओ, इससे ज्यादा और कहां से क्वेश्चन आएंगे? और ये सारे के सारे मैंने टेस्ट भी प्रोवाइड करवा रखे हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी के टेस्ट अलग से प्रोवाइड करा रखे हैं, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स के टेस्ट अलग से करा रखे हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के टेस्ट अलग से करा रखे हैं। तो और क्या चाहिए? इतना सब कुछ प्रोवाइड करा रखा है, उससे बाहर कुछ नहीं है, ये बात समझ लीजिए आप। बाकी आपका मन है, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट जरूर से जरूर लगाइए, इससे आपको निश्चित तौर से बेनिफिट मिलेगा। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं भैया ऐसे टेस्ट बता दो जो टेस्ट हमारे एग्जाम में काम आए। मैं कह रहा हूं एक बार फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहां पे कोर्स पे क्लिक करें, व्यू कोर्स की जगह व्यू डेमो दिखेगा, आप उस पे जाके जाएं और मेरे प्यारे बच्चों एक बार सिर्फ आप फुल टेस्ट लगा के देखें। यहां टेस्ट वाले सेक्शन पे आके ये जो फुल टेस्ट है, कोई सा भी टेस्ट लगा के देखो आप, आपको लेवल पता चलेगा कि क्या इनके टेस्ट का लेवल है। बाकी नीचे ये ग्रुप डी के जो पेपर हुए हैं, ये सारे के सारे पेपर जो 17 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक के जो भी पेपर हुए हैं वो सारे के सारे यहां डाल दिए गए हैं। इन टेस्टों को आप लगाइए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसी तरीके से ये एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस यहां हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स यहां, इनको लगाइए, आपको इससे बाहर क्वेश्चन शायद ही देखने को मिले। बाकी आपका मन है, जैसा चाहो वैसा करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।